चलिए अब हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत के जो आपके ये क्या हैं, ये आपके जो घाट्स हैं, जो आपके कह सकते हैं ये पहाड़ी के सीरीज हैं, माउंटेन सीरीज हैं, और इसको भी हम ऐसे दो भागों में बांट के ही पढ़ते हैं। जैसे आप कहते हैं जो पश्चिम वाला पार्ट है, यानी जो इधर का हिस्सा है, इसको हम कौन सा घाट कहते हैं? इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट का हिस्सा कहते हैं। और जो पूरब के हिस्सों में अवस्थित ये वाला पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। कौन सा घाट? ईस्टर्न घाट। और ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। अब सबसे पहला हम ये कहते हैं कि जो आपका पश्चिमी घाट है, जो पूर्वी घाट है, ये दोनों आपके पहाड़ी के सीरीज तो हैं, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है ना कि जो आपका पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है एक सीरीज के रूप में है, ये किसी भी जगहों पे कटा फटा नहीं है। लेकिन वही पूर्वी घाट की बात करेंगे तो वो अनेक जगहों पे क्या है? कटा फटा है। अब आप ये पूछेंगे कि पूर्वी घाट आखिर अनेक जगहों पे कटा क्यों है? तो इसलिए अपने जगहों पे अलग अलग ये कटा है क्योंकि यहाँ से कई सारी नदियाँ क्या होती है? प्रवाहित होती है। और उन नदियों के प्रवाहित होने से क्या होता है कि ये सभी जगहों पे काफ़ी कटाव होते रहे हैं, और उस कटाव के होने की वजह से यह एक श्रृंखला के रूप में नहीं है, यानी एक सीरीज के रूप में नहीं है। ये कौन? पूर्वी घाट। लेकिन वहीं आपका जो पश्चिमी घाट है, वो पश्चिमी घाट एक सीरीज के रूप में अवस्थित है। और यही वजह है कि ये इसकी ऊंचाई भी क्या है? पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र हैं, जो सीरीज हैं, इसकी ऊंचाई भी क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ से लगभग जो नदियाँ निकल रही हैं, जो भी आप देखते हैं कि जो अरब सागर में ना गिर के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों का ज़्यादा उद्गम कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से है? तो आप बोलेंगे पश्चिमी घाट के हिस्सों से ही वो नदियाँ निकलती है। या वो कह सकते आपका कृष्णा है, या कावेरी है, गोदावरी है, ये सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? आप बोलेंगे ये सभी नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट के हिस्सों से होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा कौन होगा? आप बोलेंगे पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट का वो पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पश्चिमी घाट को हम ऐसे तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। एक भाग आप यहाँ से यहाँ को बांटते हैं, फिर दूसरा भाग आप यहाँ से यहाँ को बांटते हैं, और फिर तीसरा वाला पार्ट जो आपका यहाँ वाला हिस्से में आता है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो नहीं पश्चिमी घाट, जिस पश्चिमी घाट को हम एक और नाम से जानते हैं, जिस नाम को हम कहते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किस घाट को? आप बोलेंगे पश्चिमी घाट को। फिर आपसे पूछेगा कि जो पश्चिमी घाट है वो कैसा माउंटेन है? वह एक ब्लॉक माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? आप बोलेंगे वह एक ब्लॉक माउंटेन के रूप में क्या है? विस्तृत है। क्योंकि आपको यह पता है कि जो माउंटेन होते हैं ना, वो ऐसे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, जिसमें से एक को आप कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, जो आपको पहले बता दिए थे कि जब पृथ्वी के दो प्लेट आपस में क्या होते हैं? आपस में आमने सामने जब करीब आते हैं, जब वो टकराते हैं, तो आपस में करीब आने के बाद वो क्या हो जाते हैं? फोल्ड हो जाते हैं। और उस माउंटेन को हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। क्योंकि यह जो आपका हिमालय है, ये कैसा माउंटेन है? आप बोलेंगे ये फोल्डेड माउंटेन है, यानी कैसा है? बलित पर्वत है। अरावली कैसा है? आप बोलेंगे बलित पर्वत है। तो एक टाइप वो हो गया। दूसरा कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक क्या होता है ना कि जब दो ऐसे प्लेट ऐसे करके पृथ्वी का मान लीजिए कुछ पार्ट है, तो कभी क्या होता है कि कुछ प्लेटें आपस में खिसकती है, और खिसकने के बाद क्या होता है कि जैसे ये भाग आपस में अलग हुआ, वहाँ हम करीब आने की बात कर रहे थे ना, यहाँ खिसक के वो क्या होता है? अपनी जगहों से अलग होता है। और अलग होने के बाद क्या होता है? कुछ पार्ट नीचे की ओर धंस जाते हैं, दब जाते हैं, और जो इसके बगल का हिस्सा है वो क्या हो जाता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये जो आपका पार्ट बना, ये और ऐसे और ऐसे ऐसे, तो ऐसे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो एक दूसरा टाइप आपका हो गया कौन सा? तो आप बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। और तीसरा जो माउंटेन होता है वो होता है वल्केनिक माउंटेन, यानी जिसका निर्माण ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाले क्या लावा से होता है। उस लावा के ठंडा होने से, जैसे आप बोलेंगे ये पृथ्वी का ये प्लेट है, ये प्लेट है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, तो वो जो द्रव के रूप में जो कह सकते क्या बोलते हैं मैग्मा, क्या बोलते हैं, जो मैग्मा है वो मैग्मा पृथ्वी के प्लेटों के बाहर आती है और वो आने के बाद जब वो लावा के रूप में
पृथ्वी पे फैलना शुरू होता है तो वो जमा होते 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 क्या होता है, वायुमंडल की वजह से ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो पार्ट क्या होता है, जम के ऊंचा होता है, और ऐसे उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, पर्वत कहते हैं। और ऐसे पर्वत को हम कौन सा पर्वत कहते हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो दुनिया में मुख्यतः ऐसे 3 ही प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। एक कौन सा आप बोलेंगे, फोल्डेड माउंटेन यानी बलित पर्वत, दूसरा आप क्या बोलेंगे, वोल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत, और तीसरा आप क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन, जो भ्रंश के द्वारा इस माउंटेन का निर्माण होता है। तो आपका जो पश्चिमी घाट है कैसा माउंटेन है, आप बोलेंगे यह एक ब्लॉक माउंटेन के रूप में अवस्थित है। अब यहाँ से हम चलते हैं कि इस पश्चिमी घाट को हम ये जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा क्या क्रिएट करता है, तो यह एक बहुत बड़ा बायो रिजर्व एरिया क्रिएट करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस एरिया में, इस एरिया मतलब क्या, जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के क्या हैं, आप बोलेंगे सीरीज हैं, और उस सीरीज के होने की वजह से आपके देश में एंट्री करने वाला जो मानसून है, कैसा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, कैसा मानसून, साउथ वेस्ट, जिसको आप कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिस मानसूनी हवाओं से होने वाली बारिश का रीजन कौन होता है, ये पश्चिमी घाट होता है, जिस वजह से इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी वाले हिस्सों पे वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इस बारिश की वजह से इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, आप बोलेंगे घने जंगल पाए जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कौन सा वन, तो सदाबहार वन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। इसके बाद आप आते हैं कि यह इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट हिस्से को कौन सी संस्था ने, आप बोलेंगे यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने कौन से वर्ष में, तो आप बोलेंगे 2012 में इसे क्या किया, इसे जैव मंडल, क्या बोलेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, क्या बोलेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। यानी किस चीज़ को, आप बोलेंगे पश्चिमी घाट को, यानी यह आपके और पूरे दुनिया के लिए भी आप इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं। और कौन से वर्ष में, तो 2012 में, किस संस्था के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, आप बोलते हैं पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किसका मुख्यालय है, आप बोलेंगे यूनेस्को का, जिसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। कौन है, आंद्रे अजोले हैं। तो हम ये बोल दिए 12 में, तो ये हो गया। तो ये सारे जो आपके चीज़ें हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, तो पश्चिमी घाट के हिस्सों में हम बता दिए। अब इसको हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो इसका विभाजन आप कह सकते कितने भागों में करके होता है, आप बोलेंगे ऐसे 3 भागों में होता है। कितने भाग में, 3 भाग में। और उस 3 भाग में जो सबसे ऊपर का पार्ट है, जो आपको हम बताएं कि अगर इसकी बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, ये वाले हिस्से का, यानी वो गोवा तक वाला हिस्सा, यानी जो कह सकते कौन, जो ताप्ती नदी से लेके गोवा तक का जो सीरीज है पश्चिमी घाट का, उसको हम बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला कह सकते उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी सह्याद्री, क्या बोलेंगे, उत्तरी सह्याद्री के नाम से बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया उत्तरी सह्याद्री। और इसके बाद नंबर 2 में आएंगे, जिसको आप कह सकते हैं कौन सा सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, क्या बोलेंगे, मध्य सह्याद्री। और इसके बाद नंबर 3 जो आता है उसको आप बोलेंगे कौन सा सह्याद्री, तो उसे बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री। तो ऐसे मुख्यतः 3 भाग में हम इसको बांट के क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी आपका ये वाला पोर्शन हो गया उत्तरी सह्याद्री, ये नंबर 2 पोर्शन हो गया मध्य सह्याद्री, और ये आपका नंबर 3 वाला पोर्शन हो गया क्या चीज़, आप बोलेंगे इसे हम कहेंगे दक्षिणी सह्याद्री। इस दक्षिणी सह्याद्री को भी हम ऐसे कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, इसको हम 3 भाग में ऐसे बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में, आप बोलेंगे इसका भी मुख्यतः 3 पार्ट है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि एक वाला जो कौन है, आप बोलते हैं अन्नामलाई, क्या बोलते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी का हिस्सा है। जो नंबर 2 की बात करेंगे तो वो क्या है, तो वो कार्डमम की पहाड़ी का हिस्सा है। कौन सा, कार्डमम, जिसको इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कार्डमम को हिंदी में इलायची ही कहा जाता है। तो एक हो गया इलायची की पहाड़ी। और जो नंबर 3 की बात करेंगे, जिसको हम कौन सा हिल पढ़ेंगे, तो पालनी हिल्स, या बोलेंगे पालनी की पहाड़ी के हिस्सों के रूप में पढ़ेंगे।
तो आपके दक्षिणी सह्याद्री के हमने कितने भागों में बांट के पढ़ा? तो आप बोलेंगे ये अन्नामलाई, एक बोलेंगे कार्डमम और बोलेंगे पालनी। यानी यह जो आपका हिस्सा है नंबर 1, ये क्या हो जाएगा? अन्नामलाई का हिस्सा। ये नंबर 2 वाला हिस्सा किसका हो जाएगा? आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका कार्डमम का हिस्सा। और जो निकला हुआ पार्ट जो कह सकते हैं पूरब और दक्षिण की तरफ है, इसको नंबर 3 जो हम कह रहे हैं, जिसको हम पालनी हिल्स के रूप में पढ़ेंगे। तो ये मुख्यतः पश्चिमी घाट के ऐसे 3 क्या हो गए? आप बोलेंगे पार्ट हो गए। तो आपको हम क्या क्या अभी तक बता दिए कि जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी घाट कैसा पर्वत है? आप बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन है। फिर दूसरा आपको बताएं कि पश्चिमी घाट कहां से कहां तक मुख्यतः फैला हुआ है, तो आप बोलेंगे जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी घाट इस ताप्ती नदी के बेसिन क्षेत्र से होते हुए और यह कन्याकुमारी के हिस्सों तक अवस्थित है। फिर आपको बताएं कि यह जो एरिया है पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, यह जो एरिया बहुत बड़ा बायो रिजर्व एरिया क्रिएट करता है और इस वजह से आप कह सकते हैं कि यूनेस्को ने 2012 में इसे आपके देश के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। किसको? आप बोलेंगे पश्चिमी घाट को। और तब आपको बताएं कि इसका हमने कितने भागों में बांट के पढ़ा है? ऐसे 3 भागों में, जिसमें सबसे ऊपरी भाग को हमने क्या कहा है? उत्तरी सह्याद्री, और मिडल वाले को हमने क्या कहा है? मध्य सह्याद्री, और नंबर 3 वाले को हमने क्या कहा है? आप बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री। यानी यह जो मुख्यतः उत्तरी सह्याद्री है यह मुख्यतः महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र और कुछ गोवा वाले हिस्सों में है। और जो नंबर 2 यानी मध्य सह्याद्री है ये कर्नाटका वाले हिस्सों में है। और जो नंबर 3 है यानी दक्षिणी सह्याद्री, ये आपका कहाँ पे है? ये तमिलनाडु और ज़्यादातर ये केरला वाले हिस्सों में अवस्थित है। तो आपका यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम आगे मिटा के बताते हैं। अब देखिएगा, जैसे हम चलेंगे, सबसे पहला वाला हम क्या बोले थे? जो सबसे पहला वाला हम क्या बोले थे? उत्तरी सह्याद्री। क्या बोले थे? उत्तरी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री का जैसे हम चर्चा करेंगे तो यह उत्तरी सह्याद्री मुख्यतः किस राज्य के हिस्सों में अवस्थित है? यह महाराष्ट्र के हिस्सों में क्या है? अवस्थित है। और इसका थोड़ा सा हिस्सा जो कहाँ पे है? तो गोवा के हिस्सों में है। यानी कौन वाले का? इस उत्तरी सह्याद्री का। अगर आपसे फिर पूछे कि उत्तरी सह्याद्री का जो एरिया है उसका सबसे ऊंचा पॉइंट या सबसे ऊंचा चोटी यानी जिसका नाम क्या है, उसको हम कहते हैं कलसुई बाई। क्या बोलते हैं? कलसुई बाई। जो कलसुई बाई पूरे उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है ना कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप क्या बोलेंगे? कलसुई बाई। या पूछेगा कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन है, तब भी आप क्या बोलेंगे? कलसुई बाई। ये तो आपका हो गया। इसी के हिस्सों में एक कह सकते और श्रेणी है या वो कह सकते जगह है जिसको आप कहते हैं कौन सा? महाबालेश्वर। क्या बोलते हैं? महाबालेश्वर। ये भी पहाड़ी का हिस्सा है जो उत्तरी सह्याद्री में ही अवस्थित है और ये काफ़ी ऊंचा यह भी जगह है। चूँकि आपको पता है कि महाबालेश्वर के पास से कौन सी नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? तो कृष्णा नदी है। और इसी कलसुई बाई जो चोटी है इसी के पास से जो नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? तो गोदावरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना नासिक के त्र्यंबक का श्रेणी, तो नासिक में जो पहाड़ है वो त्र्यंबक की जो श्रेणी है वो कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट का ही हिस्सा है। और उसी के पास से कौन सी रिवर निकलती है? तो गोदावरी। क्योंकि आपको हम पहले ही बताए थे कि भले ये सब नदियाँ बहती कहाँ हैं? पश्चिम से पूरब की ओर, यानी वो गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन उन सभी नदियों का ओरिजिन जो कहाँ है? आप बोलेंगे पश्चिमी घाट के हिस्सों में अवस्थित है। तो हम ये बताएं कि महाबालेश्वर जो किसका पार्ट हो गया? उत्तरी सह्याद्री का ही ये पार्ट हो गया। तो आपका ये वाला क्लियर है। अब हम चलेंगे कहाँ? और एक चीज़ याद रखिएगा, इसी में कह सकते एक और श्रेणी है जिसको कहते हैं विद्यासागर। क्या बोलेंगे? विद्यासागर जो पहाड़ी की श्रेणी है, यह भी किसमें पड़ता है? तो आप बोलेंगे यह भी आपका उत्तरी सह्याद्री का ही हिस्सा है। और उत्तरी सह्याद्री कहने का मतलब इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। यानी विद्यासागर की पहाड़ी का हिस्सा भी किस राज्य में होगा? आप बोलेंगे यह भी महाराष्ट्र के हिस्सों में होगा। अब हम लोग नंबर 2 पे चलेंगे। नंबर 2 कहने का मतलब क्या? मध्य सह्याद्री। क्या बोलेंगे? मध्य
सह्याद्री और मध्य सह्याद्री के बारे में आप ये जानेंगे कि जो मध्य सह्याद्री है ये मुख्यतः किस राज्य में अवस्थित है। तो आप बोलेंगे यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। यानी इस वाले श्रेणी का ज़्यादा हिस्सा जो कहाँ है, आप बोलेंगे कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। यानी आप ये बोलेंगे कि गोवा के हिस्सों के पास से स्टार्ट होकर और ये नीलगिरी, क्योंकि यह जो आपका हम गांठ के रूप में है, जो ये गोल घेरे में हम इसको जो कलर किए हैं, ये जो गांठ बन रहा है ना, ये कौन सा पहाड़ी है, ये इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। यानी इस गोवा के हिस्सों से स्टार्ट होकर और इस नीलगिरी पहाड़ी तक के हिस्से को हम कौन से भाग में बांट के पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं मध्य सह्याद्री के रूप में। अब देखिएगा कि कर्नाटका में तो है, इसी मध्य सह्याद्री में इसका एक हिस्सा है कर्नाटका में जिसको आप कहते हैं क्या चीज़, सबसे ऊंचा पॉइंट। जैसे आपको उत्तरी सह्याद्री का बताए कि सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम क्या है, तो कलसुईबाई है। या महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन है, कलसुईबाई है। ठीक वैसे पूछेगा कि मध्य सह्याद्री के सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम क्या है, उसका नाम है कुद्रेमुख की चोटी। नाम क्या है, कुद्रेमुख की चोटी। तो यहाँ भी दो क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि मध्य सह्याद्री का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, आप बोलेंगे कुद्रेमुख की चोटी। अगर आपसे पूछे कि कर्नाटका का सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम क्या है, तब भी आप क्या बोलेंगे, कुद्रेमुख की चोटी। ये कुद्रेमुख जो है ना, ये पूछेगा कि यह जो एरिया है यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह जो क्षेत्र है कुद्रेमुख का यह किस लिए प्रसिद्ध है, आप बोलेंगे यह लौह अयस्क के लिए पूरे देश में क्या है, ये विश्वविख्यात भी है और आपके देश में भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। किसके लिए, आप बोलेंगे आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए। तो वो किस राज्य में है, आप बोलेंगे कर्नाटका राज्य में अवस्थित है। इसी कुद्रेमुख के पास एक और जगह है जो काफ़ी चर्चे में रहता है, जिसको आप कहते हैं बाबा बूदन की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, बाबा बूदन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बाबा बूदन की पहाड़ी जो है ना, आपसे पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन कि बाबा बूदन की पहाड़ी किस राज्य में है, आप बोलेंगे यह कर्नाटका में अवस्थित है। यह पश्चिमी घाट के कौन से हिस्से का पार्ट है, आप बोलेंगे यह मध्य सह्याद्री का पार्ट है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि यह जो बाबा बूदन की पहाड़ी है यह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आप बोलेंगे कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप पढ़े होंगे किसी जगह पे इस कर्नाटका में, कहाँ पे, कर्नाटका में एक जगह आप पढ़े होंगे चिकमंगलूर। क्या बोलेंगे, चिकमंगलूर। और ये चिकमंगलूर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे आपके देश का क्या है, आप बोलेंगे केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान है। क्या बोलेंगे, केंद्रीय कॉफ़ी शोध, क्या बोलेंगे, शोध संस्थान, जो कह सकते कहाँ पे अवस्थित है, आप बोलेंगे यह चिकमंगलूर में अवस्थित है। तो ये चिकमंगलूर जो कहाँ है, कर्नाटका में है। और ऐसे भी आपके देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होता है, कर्नाटका में होता है। ठीक है, और आपको पहले क्लास में बताए थे कि इसी जगह पे एक आपका क्या है, बंदरगाह है, जिसको हम क्या बोले थे, न्यू मैंगलोर पोर्ट। क्या बोले थे, न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से बोले थे। इस बंदरगाह को हम कौन से बंदरगाह के नाम से जानते हैं, इसे कॉफ़ी पोर्ट या कॉफ़ी पतन के नाम से जानते हैं, क्योंकि कर्नाटका के न्यू मैंगलोर पोर्ट से कॉफ़ी का बहुत ही ज़्यादा निर्यात किया जाता है। तो ये आपके तो देश का हो गया, लेकिन यहीं से आपसे पूछ देगा कि ठीक वैसे पूरे दुनिया के लिए एक देश बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसको आप कहते हैं कौन सा देश, ब्राज़ील। जो ब्राज़ील पूरे दुनिया में क्या है, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इस ब्राज़ील में भी एक कह सकते क्या है, बंदरगाह है, जिसका नाम क्या है, सेंटोस। क्या बोलते हैं, सेंटोस बंदरगाह है। और इस सेंटोस बंदरगाह को हम क्या बोलते हैं, विश्व का कहवा पतन, विश्व का कहवा या कॉफ़ी पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसको जानते हैं, आप बोलेंगे उसका नाम है, आप बोलेंगे सेंटोस। क्या नाम है, सेंटोस। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछेगा कि जो ब्राज़ील में जो क्या होता है, जो कहवा होता है, उस कहवा के बागान को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं फैजेंडा। क्या बोलते हैं,
उसे फैजेंडा कहा जाता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बना 2-3 तरह का कि आपके देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है, कर्नाटका में। अगर पूछे कर्नाटका में ऐसा कौन सा जगह है जो देश में कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आप बोलेंगे कौन सा, बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या बोलेंगे, बाबा बुदन की पहाड़ी। तीसरा ये पूछेगा कि उस जो कॉफ़ी कर्नाटका में होता है उसका सर्वाधिक निर्यात कौन से पोर्ट से होता है, आप बोलेंगे न्यू मैंगलोर पोर्ट से होता है। इस वजह से न्यू मैंगलोर पोर्ट को कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं। तो जैसे हमारे देश में ये महत्वपूर्ण है ना, वैसे पूरे दुनिया में कॉफ़ी के लिए एक देश है ब्राज़ील, जो ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है और इस देश में एक बंदरगाह है सैंटोस। तो जैसे आपके देश में न्यू मैंगलोर हो गया ना, वैसे दुनिया के लिए ब्राज़ील में क्या हो गया, सैंटोस, और उस सैंटोस से पूरे दुनिया को कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, विश्व के कहवा पतन या विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कह सकते हैं। और ब्राज़ील में जो कहवा का बागान होता है उस बागान को वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फैजेंडा के नाम से जानते हैं। तो आपका ये नंबर 2 जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये भी आपका क्या हो गया, आपका ये ख़त्म हुआ। अब हम लोग जो आएंगे नंबर 3 वाले पे, किस पे आएंगे, नंबर 3 वाले पे हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसको मिटाते हैं। अब नंबर 3 की जैसे बात करेंगे ना, तो सबसे नंबर 3 में यहाँ पे जो कौन बताए थे, ये था आपका नंबर 3 में कौन सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। कौन सा सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री के नाम से हम आपको बताए थे, और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे, तो इसका हम कितने भाग में बांट के पढ़े थे, ऐसे 3 पार्ट में, जिसका पहला पार्ट कौन था, तो ये था अन्नामलाई। क्या पढ़े थे, अन्नामलाई का हिस्सा था, अन्नामलाई के पहाड़ी का हिस्सा था। और ये अन्नामलाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके देश के लिए भी, या फिर केरला और तमिलनाडु के हिस्सों के लिए भी, और बहुत बड़ा बायो रिजर्व एरिया भी यहाँ क्रिएट होता है। तो वो जगह कौन है, आप बोलेंगे अन्नामलाई। इस अन्नामलाई में सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, क्या बोलेंगे, सबसे ऊंचा पॉइंट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अन्नामुडी। नाम क्या है, अन्नामुडी, यानी ये अन्नामुडी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितना बोल रहे हैं, 2695 मीटर। जो ये जो आपका अन्नामुडी है ना, ये आपके पूरे दक्षिण भारत का, कौन से भारत का, ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन है, सबसे ऊंचा चोटी कह सकते हैं या पॉइंट कह सकते हैं। यानी पूरे दक्षिण भारत में इसके हम नीचे की जब बात करेंगे ना, इसके नीचे जो भी चोटियां हैं, जो भी आपके जो पिक हैं, उस सभी पिक में सबसे ऊंचा वाला पिक का नाम क्या है, अन्नामुडी है। जो कौन से पहाड़ी में है, अन्नामलाई की पहाड़ी में है। और ये कौन से सह्याद्री का हिस्सा है, आप बोलेंगे यह दक्षिणी सह्याद्री का हिस्सा है, यानी जिसका नाम क्या हो गया, अन्नामुडी। फिर इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस हिस्से में एक कह सकते नेशनल पार्क है जिसका नाम है इराविकुलम। नाम क्या बोल रहे हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क, जो किस राज्य में है, आप बोलेंगे यह केरल राज्य में ही अवस्थित है। जो काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं ये पार्क है, जिसका नाम क्या है, इराविकुलम नेशनल पार्क। तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया। अब नंबर 2 वाला जो हम बोले थे दक्षिणी सह्याद्री का, जो क्या था, जिसको हम बोले थे कार्डमम हिल्स, या इसी का एक और नाम हम क्या बताए थे, इसी को बोलते इलायची की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी। तो नाम से भी आपको लग रहा होगा कि यह जो कार्डमम हिल्स है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किस चीज़ के लिए है, तो मसालों की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि यह केरला के हिस्सों में बहुत ज़्यादा अवस्थित है, कौन सा, कार्डमम हिल्स। तो ये कार्डमम हिल्स में बहुत ही ज़्यादा मसाला का उत्पादन किया जाता है, और इस वजह से केरल का क्षेत्र मसालों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसीलिए उसे स्पाइस स्टेट यानी मसालों का राज्य भी कहा जाता है। इसी कार्डमम हिल्स के थोड़ा सा नीचे एक कह सकते इसी का सीरीज है जिसको हम बोलते हैं नागर कोयल की पहाड़ी। क्या बोलेगा,
नागर कोयल की पहाड़ी, जो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है और पूछा भी गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम यानी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित, क्या बोल रहे हैं, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है, स्थित पहाड़ी का नाम यानी क्या बोलेंगे आप, जिसका नाम है नागर कोयल की पहाड़ी। जो नागर कोयल की पहाड़ी इस कार्डमम हिल्स का ही क्या है, आप बोलेंगे हिस्सा है। किस कार्डमम हिल्स का, इस वाले का, इलायची की पहाड़ी वाले का हिस्सा है। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, नागर कोयल नहीं रहेगा, अगर सिर्फ अगर रहे क्या चीज़, कार्डमम हिल्स, तो ऑप्शन क्या मारेंगे, कार्डमम हिल्स। लेकिन अगर नागर कोयल दे दिया और क्वेश्चन ये पूछा कि भारत के सबसे दक्षिण स्थित पहाड़ी का नाम क्या है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, नागर कोयल की पहाड़ी, जो भारत के सबसे दक्षिणतम स्थित ये पहाड़ी है, जो यहाँ हम आपको जो सर्कल में घेर रहे हैं, देखिए यहाँ पे यही वाला पार्ट। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्डमम हिल्स के नाम से जानते हैं। तो आपका ये वाला पोर्शन कौन हो गया, कार्डमम हिल्स, जो कह सकते किस लिए प्रसिद्ध है, आप बोलेंगे यह आपका इलायची का पहाड़ी मसालों के उत्पादन के लिए काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जो नंबर 3 है, जिस नंबर 3 के बारे में आप कह सकते हैं, इसको मिटाते हैं। जो नंबर 3 है इसको हम कौन सा हिल्स बोले हैं, इसको बोले हैं पालिनी हिल्स। क्या बोले हैं, पालिनी हिल्स। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप कह सकते हैं। जो पालिनी हिल्स है ना, इस पालिनी हिल्स पे एक हिल स्टेशन है जिसको हम कहते हैं कोडाई कनाल। क्या बोलते हैं, कोडाई कनाल। जो कोडाई कनाल आप बोलेंगे क्या है, ये कोडाई कनाल कैसा स्टेशन है, आप बोलेंगे हिल स्टेशन है। कैसा है, हिल स्टेशन है, यानी ये पहाड़ी स्टेशन है। जैसे आप कहते हैं ना ऊटी, जैसे आप कहते हैं ना शिमला, जैसे आप कहते हैं ना दार्जिलिंग, वैसे इस कोडाई कनाल जो कह सकते तमिलनाडु के तरफ अवस्थित है, जो पालिनी हिल्स का ही पार्ट है, जो यहाँ पे अवस्थित है, जिसका नाम क्या है, कोडाई कनाल। क्या नाम रखिएगा, कोडाई कैनाल। और इसी पालिनी हिल्स में एक और चीज़ अवस्थित है जिसको आपको हम पहले भी पढ़ाए थे कल वाले क्लास में, जिसको बोलते हैं शांत घाटी का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, शांत घाटी का क्षेत्र, जो आप बोलते हैं साइलेंट वैली। क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली का एरिया। जो साइलेंट वैली का एरिया इसी पालिनी हिल्स के हिस्सों में अवस्थित है, जो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के निचले वाले हिस्सों में अवस्थित है। तो अगर पूछे कि पालिनी हिल्स का हिल स्टेशन का नाम क्या है, आप बोलेंगे कोडाई कनाल है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कार्डमम हिल्स है ना, इस कार्डमम हिल्स का सबसे एक जगह काफ़ी फेमस है, अगस्त मलाई। नाम क्या है, अगस्त मलाई। और ये अगस्त मलाई क्या है, ये नेशनल पार्क भी है। क्या है, नेशनल पार्क है। और इसे किसने, यूनेस्को ने, याद रखिए किसने, यूनेस्को ने भारत का 10वां क्या चीज़, 10वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। क्या किया है, 10वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। किसको, आप बोलेंगे अगस्त मलाई को, जो कह सकते बहुत बड़ा बायो रिजर्व एरिया ये क्रिएट करता है। और आने वाले एग्जाम में आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि वर्तमान में भारत में कुल बायो रिजर्व, क्या बोलेंगे, कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये बहुत भी भैया याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि भारत में टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी टोटल बायो रिजर्व एरिया जिसकी संख्या अभी कितनी है, आप बोलेंगे उसकी संख्या 18 है, 18 है। इस 18 में से यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने कितने ऐसे जगहों को यानी कितने ऐसे बायो रिजर्व को अपने धरोहर की सूची में शामिल किया है, कहाँ के, यूनेस्को ने, कहाँ के स्थल को, भारत के। तो उस 18 में से कितने को, 12 को। और उस 12 का यही 10वां कौन है,
ये 10वां वायु रिजर्व के रूप में अगस्त मलाई को ही शामिल किया गया था, लेकिन अभी हैं कितने? 12। तो आपसे पूछ देगा कि जो यूनेस्को है उस यूनेस्को ने भारत के सबसे फर्स्ट यानी सबसे पहला कौन से एरिया को, तो सबसे पहला एरिया जो चुना था जिसका नाम क्या था? आप बोलेंगे नीलगिरी का क्षेत्र। और कौन से वर्ष में? 1986 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये बना कि भारत के सबसे पहले कौन से जगह को, कौन से बायो रिजर्व एरिया को यूनेस्को ने अपने साइट में शामिल किया, तो नीलगिरी को। या आपसे पूछेगा कि भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सबसे पहला कौन बना था, तब भी आंसर क्या बोलेंगे? नीलगिरी। और जो सबसे नया बना है 12वां, जो आपको बताया कितने के शामिल किया है? 12वां। तो सबसे नया जो यूनेस्को ने अपने साइट में भारत के जैव मंडल क्षेत्र को शामिल किया है, जिसका नाम क्या है? पन्ना। क्या नाम है? पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? पन्ना नेशनल पार्क यानी पन्ना बायो रिजर्व एरिया, जो कौन से वर्ष में शामिल किया है? 2011 में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा कि यूनेस्को ने इंडिया के कितने जगहों को अपने धरोहर की सूची में शामिल किया जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र के, तो आप बोलेंगे कितने? 12 को। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? आप बोलेंगे 18। देश का सबसे पहला बायो रिजर्व एरिया घोषित कौन हुआ था? 1986 में, नीलगिरी। और यूनेस्को ने भी इंडिया का पहला वो जगह कौन चुना था, तब भी बोलेंगे कौन? नीलगिरी। और अब तक यूनेस्को ने भारत के कितने जगहों को जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया है? आप बोलेंगे 12। यानी सबसे नया शामिल होने वाला वो कौन है? आप बोलेंगे पन्ना। तो ये आपके लिए इतना क्या है? काफ़ी है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए हम लोग अब रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आज जो भी पढ़े हैं, तो सबसे पहला आपको हम बताए थे कि जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके 2 ऐसे घाट के रूप में पढ़ाए थे। एक कौन सा? पश्चिमी घाट। एक कौन सा? पूर्वी घाट। जिसने बताया कि जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो उसी ताप्ती नदी के बेसिन एरिया से लेकर कन्याकुमारी तक है, तो जो वेस्ट में है उस घाट को हम बोलेंगे वेस्टर्न घाट। और जो आपका ईस्टर्न एरिया में उसे क्या बोलेंगे? ईस्टर्न घाट। यानी स्वर्ण रेखा नदी के पास से लेके और कहाँ? कन्याकुमारी। तो आप नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ नीलगिरी के हिस्सों तक या क्या हो जाता है? रह जाता है। तो पूर्वी घाट हम लोग आज तो पढ़े नहीं है, हम लोग को अब कल पढ़ना है पूर्वी घाट। फिलहाल हम लोग किस पे फोकस करते हैं? तो पश्चिमी घाट के हिस्सों पे फोकस करते हैं। तो आपको बता दिए कि जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को हम कौन से माउंटेन का पार्ट मानते हैं? एक ब्लॉक माउंटेन है। फिर बताया कि यह जो पश्चिमी घाट है काफ़ी ऊंचा है, यानी पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट के जो हाइट है वो क्या है? ज़्यादा है। और वो होने की वजह से हमारे देश में आने वाला जो मानसून है, यानी वो मानसून कौन सा? साउथ वेस्ट मानसून। जिस मानसून से आने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं को लगभग इस ओर यानी पश्चिमी तट की ओर रोकती है और काफ़ी अच्छी खासी बारिश करवाती है। यानी 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जिस वर्षा के होने के कारण इस पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी एरिया है, ये बहुत बड़ा बायो रिजर्व एरिया यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये बनाता है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके देश के लिए, पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा। ये आपका हो गया। अब आपको बताए थे कि जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को हमने पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा। एक कौन सा था? उत्तरी सह्याद्री। फिर बीच वाला कौन था? मध्य सह्याद्री। ये कौन था? दक्षिणी सह्याद्री। इस दक्षिणी सह्याद्री को भी हमने कितने भाग में बांटा? 3 भागों में। एक कौन सा था? अन्नामलाई। एक कौन था? कार्डमम हिल्स। और एक कौन था? पालनी हिल्स। अब आते हैं उत्तरी सह्याद्री में, जिसमें बताए थे कि उत्तरी सह्याद्री के सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम क्या था? कलसुई बाई। फिर आपको बताए थे कि उत्तरी सह्याद्री जो मुख्यतः महाराष्ट्र और गोवा के हिस्सों में क्या है? अवस्थित है। तो सबसे ऊंचा हो गया आपका कौन सा? तो कलसुई बाई। दूसरा बताए थे इसी में कौन सा चोटी था? तो महाबालेश्वर की चोटी। फिर तीसरा कौन सा बताए थे? विद्यासागर की पहाड़ी, यानी विद्यासागर की पहाड़ी, महाबालेश्वर की चोटी और आपका कलसुई बाई। ये सभी के सभी कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। और ये सभी उत्तरी सह्याद्री के ही क्या है? हिस्से हैं। अब दूसरा हम लोग कहाँ चले थे?
मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री जो मुख्यतः कौन से राज्य में था? कर्नाटका में था। उस कर्नाटका में आपको बताए थे कि उस वाले हिस्से के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट का नाम क्या था? तो इसका नाम था कुद्रेमुख। यानी मध्य सह्याद्री या कर्नाटका का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन था? तो आप बोलेंगे वो था कुद्रेमुख। यानी वो कुद्रेमुख का जो एरिया है पहाड़ी का, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो आयरन ओर के लिए यानी लौह अयस्क के लिए भारत में जाना जाता है। कौन सा? कुद्रेमुख। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछता है कि कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? आप क्या बोलेंगे कि वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसी कुद्रेमुख के पास एक और पहाड़ी थी जिसका नाम बताए थे बाबा बुदन की पहाड़ी, जो किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। जो कहाँ है? कर्नाटका में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटका में ही होता है। और फिर बताए थे कि कॉफी शोध संस्थान यानी कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है? चिकमंगलुरु में है। कहाँ है? चिकमंगलुरु, जो कर्नाटका में ही है। तो बाबा बुदन किस लिए प्रसिद्ध हो गया? आप बोलेंगे कॉफी के उत्पादन के लिए। ठीक वैसे पूरे दुनिया में टॉप पे कौन सा देश है? तो ब्राजील है। यानी ब्राजील में कॉफी का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? सैंटोस, जो दुनिया में कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये बताए थे कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैजेंडा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नीचे की ओर आएंगे, जो कौन था? दक्षिणी सह्याद्री। इसके हमने कितने पार्ट बांटे थे? ऐसे 3 पार्ट, जिसमें सबसे ऊपर वाला कौन था? अन्नामलाई। इस अन्नामलाई का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन था? अन्नामुडी की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 2695 मीटर। और ये इतना ऊंचा है कि यह पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन भारत की? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? अन्नामुडी के नाम से जानते हैं। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर सेकंड आपको बताएं कि इसके नीचे जैसे आप आते हैं तो इराविकुलम एक नेशनल पार्क भी है, जो क्वेश्चन पूछता भी है कि इराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में है? आप बोलेंगे केरल राज्य में अवस्थित है। अब नीचे आएंगे तो कौन था? कार्डमम हिल्स था। नाम से ही लग रहा है कि यह जो कार्डमम हिल्स है ये मसालों की खेती के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कार्डमम हिल्स। और यहाँ पे क्या बताया? अगस्त्यमलाई एक क्या है? नेशनल पार्क है, एक बहुत बड़ा बायो रिजर्व एरिया है। और इस वजह से क्या किया? यूनेस्को ने इसे भारत के 10वें बायो रिजर्व एरिया के रूप में क्या किया है? इसे शामिल किया है। यानी किसको? ये अगस्त्यमलाई को, याद रख किसको? अगस्त्यमलाई को। तो यह अगस्त्यमलाई जो केरला और तमिलनाडु में थोड़ा और केरल के हिस्सों में क्या है? अवस्थित है। लेकिन आपको यह बताएं कि अब तक भारत के कितने बायो रिजर्व को अपने साइट में शामिल किया यूनेस्को ने? 12। इंडिया में अभी वर्तमान में हैं कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? आप बोलेंगे 18। और देश का सबसे पहला शामिल होने वाला कौन था? नीलगिरी। और सबसे अभी अंतिम रूप से शामिल कौन हुआ है? तो पन्ना नेशनल पार्क, यानी पन्ना बायो रिजर्व एरिया, जो पन्ना कौन से राज्य में है? आप बोलेंगे यह मध्य प्रदेश के हिस्सों में क्या है? अवस्थित है। तो ये आपको बता दिए थे। और इसी जो निचला पार्ट यानी कौन था? ये कार्डमम, इसी का सबसे निचले हिस्से का नाम था नागरकोयल का पहाड़ी या नागरकोयल हिल्स, जो पूरे सबसे दक्षिण भारत का वो अंतिम क्या था? वो पहाड़ी था। अगर ऑप्शन में देगा तो ये बनाना है, अगर नागरकोयल नहीं दिया, अगर आपका दिया कार्डमम हिल्स, तो ऑप्शन क्या मारेंगे? कार्डमम हिल्स ही मारना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बताए थे कौन सा? पालनी हिल्स। जो पालनी हिल्स काफ़ी कह सकते पर्यटक के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक हिल स्टेशन है पालनी हिल्स में ही, जिसका नाम क्या है? कोडाई कनाल है। इसी में एक क्या है? साइलेंट वैली का एरिया है। यह भी काफ़ी खूबसूरत जगह है और बहुत बड़ा बायो रिजर्व एरिया ये क्रिएट करता है। जो कौन? साइलेंट वैली। और क्वेश्चन पूछता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? बोलेंगे यह कौन से राज्य में है? तो केरल राज्य में अवस्थित है। तो अब आपका पश्चिमी घाट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम लोग घाट भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना क्या है? काफ़ी है, इसको छोड़ देते हैं।